स्वागत है आपका एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो के आखिर में आप हमें जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन साथी गलत हो रहे हैं। इसका मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से जाकर के आप प्रतिदिन उसका अपडेट ले सकते हैं। सुबह के समय डेली ये वीडियो साथी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एक आसान से क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में कान्हा गौशाला योजना की शुरुआत कब की गई थी। हाल ही में नहीं किया गया था, बहुत समय पहले किया गया था कान्हा गौशाला योजना। तो याद रखेंगे 20 सितंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया था, कान्हा गौशाला योजना। अब देखिए इस योजना को लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य था। योगी जी की सरकार है, उद्देश्य क्या था। तो देखिए उद्देश्य ये था साथी कि जो नगरीय क्षेत्र है, जैसे जो शहर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो पशु लोग होते हैं, जो जानवर लोग होते हैं, आप देखते हैं रोड पे टहलते रहते हैं, कोई बाइक वाला जा रहा है उसको उठा के पटक देते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा केस आता है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है कान्हा गौशाला योजना। नगरीय क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस गायों का जो ये लोग हैं जो घूमते हैं, मतलब उनको करेंगे क्या। साथ ही इन्होंने कहा कि जो नगरीय निकाय होंगे वहां पे एक हम कान्हा गौशाला खोलेंगे, कान्हा गौशाला ओपन करेंगे और वहां पे जो ये बाहर की जो गाय टहल रही है ना, उनको ला करके इस कान्हा गौशाला में हम जमा कर देंगे, ठीक है। इसलिए इस योजना का पूरा नाम ही रखा गया कान्हा गौशाला। और बेसहारा पशु का आश्रय, मतलब जिनको पालने वाला कोई नहीं है उनको आश्रय दिया जाएगा कान्हा गौशाला में। तो फिर नगर निकाय वाले कहा यार ठीक है, ये सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ जो ये गाय होंगे इसको खिलाएगा पिलाएगा जिलाएगा कौन। तो योगी ने कहा यार इसकी चिंता तुम मत करो, तो इनका जो भरण पोषण होगा ना वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यानी राज्य की सरकार करेगी, है ना। लेकिन आप जानते हैं योजना तो बक्से में रहता है साहब, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने कहा यार देखो, मैं अगर तुम अपने यहाँ रजिस्टर करना, एक गाय तुम रखे हो तो इस गाय के पीछे मैं आपको प्रतिदिन 50 रुपए दूंगा। कितना, 50 रुपए दूंगा प्रतिदिन। अगर तुम 100 गाय रखे हो अपने यहाँ तो 50 गुणे 100 कर लीजिए साथी, इतना रुपया मैं आपको दूंगा। और आपको बताएं लूट पड़ी हुई है, गाय को 50 रुपया कौन, 20 रुपया भी कोई नहीं खिलाता साहब, 30 रुपया जो है बस्ते में जा रहा है लोगों के, ठीक है। पर याद रखेंगे इसका पूरा स्कीम यही है। ये वाला डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 20 सितंबर 2017, इतना आपको ध्यान रखना साहब, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं। करा कि ग्राम्य विकास से संबंधित जितने भी अधिकारी होते हैं और जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण करना, माने उनको सिखाना, उनको अनुसंधान और उनको परामर्श देने के लिए लॉन्च किया गया है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान। अब ये लॉन्च कब किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे साथी पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्राम्य विकास से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। साथ ही ये जो स्कीम है याद रखेंगे 1 अप्रैल 1982 से लॉन्च किया गया, ताकि जो ग्राम्य विकास के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके कि भैया ग्राम्य विकास करना कैसे है। तो याद रखेंगे जो ये संस्थान है साथी यह कहाँ पे है, अगर लोकेशन ऐसे पूछेगा तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साथी दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान है। क्लियर है ना मेरी बात। उद्देश्य क्या है कि जितने भी ग्राम विकास के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण करेंगे, उनको अनुसंधान कराएंगे, उनको परामर्श देंगे। जैसे आप जानते हैं लबासना के अंदर साथी मैसूरी में जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल 1982। अगला सवाल है, उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषाएं साथी, एक तो आपका हिंदी राजकीय भाषा है और दूसरा कौन सा भाषा है, तो आप कहोगे सर उर्दू हमारा राजकीय भाषा है। तो कह रहा है कि उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया गया था साथी, ठीक है। तो याद रखेंगे साथी जो उर्दू भाषा है इसको 1989 में, गलती मत करना, 1989 में, जबकि हिंदी को 1968 में बनाया गया है राजकीय भाषा और उर्दू को जो है 1989 में बनाया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे 26 जनवरी 1968 से उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं साथी वहां पे कह दिया गया कि भाई वहां का राजकीय भाषा हिंदी होगा, ठीक है। आगे चल के कुछ समय बाद 1989 में 1989 में उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा जो है साथी बना दिया गया। और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो पेपर में आते रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपको पता होगा बारहसिंगा है साथी, जबकि जो राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है सारस है, इसी को हम अंग्रेजी में क्रॉच भी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष आप जानते हैं अशोक होगा, जबकि राजकीय मीन यानी मछली वह चीतला नाम की मछली है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जानते हैं 4 जनवरी 2011 से उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह पलाश है या फिर तेंसू रखा गया है। अब हालांकि ये चीज सब लोग जानते हैं, इसीलिए ये डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कब से है राजकीय पुष्प हमारे यहाँ पलाश, कब से है।
याद रखेंगे 4 जनवरी 2011 से। जबकि हमारे यहाँ का राजकीय खेल साथी वो हॉकी है और राजकीय चिन्ह आप जानते हैं, एक पूरा ऐसे वृत्त बना हुआ साथी और वृत्त के अंदर एक तीर बना हुआ है, तीर धनुष बना हुआ है और उसमें साथी 2 मछलियां ऐसे-ऐसे कर रही हैं। ठीक है? तो ये भी कभी कोई पूछ लेता है। हालाँकि अब सवाल ऐसे बन सकता है कि भई ये कब स्वीकृत किया गया था? जो राजकीय चिन्ह है वो स्वीकृत कब किया गया था? तो मेरे भाई प्लीज़ ध्यान रखना स्वीकृत कब किया गया था इस वाले पॉइंट को। तो याद रखेंगे साथी 1938 में यह स्वीकृत किया गया था। क्लियर है? अगला 3 सवाल साथी यूपीजीके से हैं। हर सेट में 3 सवाल आपको यूपीजीके से मिलेगा, यानी 300 से ज्यादा सवाल हम यूपीजीके का कराएंगे, उसमें सारा यूपीजीके हम कवर कर देंगे। ठीक है? बस आप मेरे साथ बने रहना, कंटिन्यू रहना। ठीक है? और नए होना तो प्लीज मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है साथी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथी प्रेस कर लेना, ताकि आप बहुत ही आराम से हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें और सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग आप इस टेस्ट को जरूर देना। ठीक है? कर साथी जो वैदिक काल था ना, यहाँ पे प्रतिहार हुआ करते थे या द्वारपाल हुआ करते थे, इनको कौन से नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे वैदिक काल में प्रतिहार या राजपाल को साथी छत्ता कहा जाता था। क्या? छत्ता कहा जाता था। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगर आपके अभी गलत हो रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा, 10-20 सेट करिए, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है? जैसे वैदिक काल में कुछ रत्नीन हुए करते हैं, रत्नीन मतलब अधिकारी हैं साथ, इनका नाम याद रखिएगा। गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता है, जबकि महिषी ये पटरानी विभाग, पटरानी का मतलब जैसे आजकल हमारे यहाँ देखते हैं पोर्ट डिपार्टमेंट जो है ना साथी, बंदरगाह पे, तो ये यहाँ पे पटरानी विभाग जो है साथी वही चीज है जो महिषी कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है? राजा का सारथी हुआ करता है, इसे सुत कहते हैं, जबकि छत्ता ये प्रतिहार या फिर द्वारपाल को कहते हैं। ध्यान रखेंगे जो कर को संग्रहित करते हैं साथी उनको कोषाध्यक्ष कहा गया है। ठीक है? कोषाध्यक्ष मतलब कि जैसे इसमें मान के चलिए जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं साथी, उनकी तरह से हैं। ठीक है? बाकी जो कर को इकट्ठा करने वाले अधिकारी हैं उन्हें भागदूध कहा जाता है। और ये सवाल पेपर में मल्टीपल टाइम साथी पूछा गया कि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? ठीक है? तो भागदूत कहा जाता है। ठीक है? द्रुतकेड़ा में राजा का मित्र होते हैं कौन? जब राजा ऐसा शिकार वगैरह करने जाता है तो उसे हम साथी अक्षवाप बोलते हैं, जबकि वन का अधिकारी और राजा का सारथी इसे पालागल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लीज आप इसे एक बार राइट डाउन करना, अच्छे से इसको रट लेना। ठीक है? ताकि आने वाले सेट में अगर मैं आपसे पूछूं भागदूत कौन था तो आपका 1 नंबर बन जाए, गलती ना हो आपसे। ठीक है साहब? अगला एक क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल का है, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। कला और साहित्य की दृष्टि से जो गुप्त काल है साथी वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। मंदिर निर्माण कला का प्रादुर्भाव साथी वो किस समय होता है? तो ये गुप्त काल में होता है, ये बात भी सही है। और यहाँ के जो मंदिर है वह किस शैली में है? नागर शैली में है। तो इस तरह के सवाल मॉडरेट लेवल के हैं जो इस बार देखने को 1-2 सवाल ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है मेरे दोस्त, है ना? देखिए अगर हम बात करेंगे गुप्तकालीन कला, तो आप जानते हैं कला और साहित्य की दृष्टि से आपसे सीधे पूछेगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं कला और इतिहास के दृष्टिकोण से? तो वहां पे ऑप्शन में होगा तो आप टिक मार देना गुप्त काल को। ठीक है? आपसे कहेगा कि भारत में मंदिर निर्माण की कला का प्रादुर्भाव किस समय हुआ? तो आपका जवाब होगा क्या? गुप्त काल में। अगर आपसे पूछेगा कि गुप्त काल में जो मंदिर बना वो किस शैली में बना? तो आपका जवाब होगा साहब नागर शैली में बना। आगे चल के हम चर्चा करेंगे द्रविड़ शैली, नागर शैली और ये जो शैलियां होती हैं वो क्या है, कैसे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना, एक ही सेट में बहुत कुछ नहीं, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इस काल के जो मंदिर है ना, गुप्त काल में जो मंदिर मिले हैं वो अधिकांशतः जैसे हम लोग का छत है ऐसे मिला है, लेकिन कोई डाउट नहीं है कि इस तरह से यानी जो है साथी शिखर वाले मंदिर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर मंदिर वो सपाट छत वाले देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है? अगला सवाल है कुतुब मीनार के बाहरी भाग पर निम्नलिखित में से किस भाग में लेख खुदा हुआ है? तो कुतुब मीनार बना, उसके बाहरी भाग पर लेख खुदा हुआ है साथी, और लेख अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में देखने को मिलता है। इस प्रकार सही आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है? कुतुब मीनार से जो भी सवाल बन सकता है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पहली सवाल तो ये साथी कुतुब मीनार है कहाँ पे? तो आप बताओगे साहब दिल्ली में। इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो आप बताओगे साहब 1199 में। और इस समय 1199 में आप जानते हैं साहब ये लोग जो है आक्रमण करेंगे कहाँ पे? कन्नौज पे। तो कुतुब मीनार कन्नौज पे साथी आक्रमण करेगा मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर के। ठीक है? गौरी के साथ में रहेगा और उसी समय साथी जब ये कन्नौज पे आक्रमण कर लेते हैं, कन्नौज के राजा से जीत लेते हैं,
1199 में तब जाकर के साथी ये लोग कुतुब मीनार बनाते हैं। इसीलिए कभी-कभी कहा जाता है साहब कि ये जो है साथी इसे जो है कन्नौज विजय का स्मारक चिन्ह भी कह दिया जाता है कुतुब मीनार को। तो अगर आपसे कहे कि किसे कन्नौज विजय का स्मारक चिन्ह कहते हैं, तो घबराइएगा मत, कुतुब मीनार को कहते हैं। क्लियर है साहब? ठीक है। तो पहली बात तो याद रखेंगे, किसने इसको बनवाने की स्टार्टिंग करी है? कुतुबुद्दीन ऐबक पहला व्यक्ति है। लेकिन कंप्लीट कब होता है? 1230-31 में। और कंप्लीट कौन कराता है साहब? इल्तुतमिश। ये दूसरा व्यक्ति हो गया। कुछ समय बाद आप देखेंगे साथी, अब एक और पॉइंट आ जाता है कि इसका निर्माण किसके नाम पे कराया गया। इसमें सूफी संत हुआ करते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये साथी सूफी संत हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नाम कुतुब मीनार रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में आएगा कि किसके नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन में देगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लोग सोचेंगे ऐबक, मार देंगे टिक, हो जाएगा गलत। क्या आपको जवाब देना है? आपको देना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके नाम पर कुतुब मीनार नाम पड़ा हुआ है। राइट है, ठीक है। अच्छा, क्यों किया गया था इसका निर्माण? ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण मुअज्जिन के अजान के लिए किया गया था। और यह साथी एक पॉइंट और याद रखेंगे, कन्नौज विजय का स्मारक चिन्ह मैंने पहले डिस्कस किया। ठीक है। अगर सामान्यतः देखेंगे जो कुतुब मीनार बना, इसकी जो ऊंचाई है वह 242 फीट के आसपास में है। कुतुब मीनार के बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अरबी और फारसी इन दोनों भाषाओं में लेख देखने को मिलता है। एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है साथी फिरोज तुगलक। यह भी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान देता है। कैसे? जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया साथी तो ये 4 मंजिले का था, लेकिन जो चौथा मंजिला था वो किसी कारण से ध्वस्त हो गया था। तो आगे चल के तुगलक वंश के एक शासक हुए जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इन भाई साहब ने क्या किया, इसके चौथे मंजिले की मरम्मत कराई और उसके ऊपर एक मंजिला और बना दिया, यानी 5वें मंजिल का निर्माण किया। तो प्रारंभ में अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार में कितने मंजिले थे, तो आप बताना 4। अगर आपसे पूछे वर्तमान में इसमें कितने मंजिले हैं, तो आप बताना 5। ठीक है। समय बीतता गया। एक और व्यक्ति है, चौथे व्यक्ति है जिनका नाम है साथी सिकंदर लोदी। इनके समय में 5वें मंजिले का मरम्मत कराया गया। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भाई निम्नलिखित में से किसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं है? और इन चारों लोग का नाम आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक का है, सिकंदर लोदी का है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश का है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है। इनके बाद अगर कुछ भी पूछेगा तो उनका निर्माण इसमें योगदान निर्माण में नहीं है। ठीक है। अगला, मेरे दोस्त समझ में आ रहा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एक शेयर हमारे लिए जरूर करना। काफी मेहनत करके ये सेट आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है। कह साथी ये प्रसिद्ध सूफी संत हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो साहब याद रखना, गयासपुर दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह साथियों स्थित है। ठीक है। अब जरा सा देखेंगे यहाँ पर कुछ सूफी संत हैं, इनके दरगाह आपको रट लेना है, पूरा एकदम घोर के पी जाना है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह साथी अजमेर में है। बाबा फरीद इनका अजोधन में है। निजामुद्दीन औलिया गयासपुर दिल्ली में है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी बंगाल में है। शेख बुरहानुद्दीन दौलताबाद में है साहब। नासिरुद्दीन चिराग देहलवी दिल्ली में है। सैयद मोहम्मद गेसुदराज कर्नाटक में है। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में है। जलालुद्दीन तबरीजी ये बंगाल में। कम से कम इतने लोग का तो आप पहले याद कर लीजिए, बाकी आने वाले समय में धीरे धीरे और पर चर्चा होगी। अगला, बंगाल में साथी इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसका आंसर जानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जवाब हो जाएगा साहब आपका बी वाला राइट आंसर। दिखेगा अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को ही साथी इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। यह भूमि से जो उपज था उसको वसूलने का, एक तरह समझिएगा कि कृषि भूमि पर लगान लगाने का एक तरीका था। ठीक है। हुआ क्या कि 1784 में साथी पीट्स इंडिया एक्ट पारित होता है और इसमें कंपनी से कहा जाता है कि भाई सुनो, बंगाल में तुम अस्थाई भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है कंपनी को। ठीक है। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। और इसने क्या किया, 1793 में, ये डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया। 10 ईयर के लिए इसे लागू करता है साहब, 10 साल के लिए इसे लागू करता है। ठीक है। इस लगान व्यवस्था में जमींदार को कर संग्राहक कहा गया, यानी जो जमींदार थे साहब उनको भूमि का मालिक बना दिया गया। जमींदारों को भूमि का मालिक बना गया, कृषकों को नहीं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे साहब, कृषकों को नहीं, जमींदारों को साहब मालिक बनाया गया। तो जमींदार इनसे खूब काम करवाते थे, कृषकों से पीट पीट के काम करवाते थे। ठीक है साहब। भू राजस्व की इस व्यवस्था को हम इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। अब आप सोचिएगा कि एक बाहर का व्यक्ति आया हुआ है और भारत के लोगों को पीट पीट करके
इनसे काम करवाने की योजना ला रहा है? वो साथी अंग्रेज थे, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि कह रहा है कि ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखा गया है गुलामगिरी। कह रहा है कि यह पुस्तक साथी कब लिखा गया था? डेट आपसे पूछ रहा है। काफी कंफ्यूजन बनता है जब डेट आ जाता है, तो याद रखेंगे 1872 में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुलामगिरी पुस्तक लिखा किसने, तो जवाब होगा आपका ज्योतिबा राव फूले। और ये पूछेगा कब लिखा गया, तो जवाब होगा साहब 1872, 1872। ठीक है। ज्योतिबा राव फूले की बात करेंगे तो इन्हीं के द्वारा आप जानते हैं बम्बई के अंदर सत्य शोधक समाज नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, और यह इंस्टीट्यूशन 1873 में बनाया जाता है। ठीक है। ये था क्या सत्य शोधक समाज? दरअसल यह एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। ठीक है, जो कि ज्योतिबा राव फूले के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था भाई सत्य शोधक समाज को बनाने का? कि ब्राह्मणों के जो भी आडंबरपूर्ण और अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जाति के जो लोग हैं उनको बचाना। जैसे उस बहुत सारी धार्मिक चीजें इनको, या कहा जाए जो कि बिल्कुल भी सही भी नहीं था, वो सब चीजें गलत थी, जिसको रोकने के लिए इन्होंने इसे लॉन्च किया। ज्योतिबा राव फूले को महात्मा की पदवी भी दी जाती है। 1872 1872 में इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी लिखा हुआ है। इनकी एक और किताब है, उसका नाम याद रखिएगा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जो है इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो मेरे भाई जवाब होगा आपका ज्योतिबा राव फूले। बाकी मेनली ज्यादातर क्वेश्चन साथ ही मुख्यतः 1873 का ये समय, ये मुंबई, यही सब पूछता है। ठीक है। अगला, राजा राम मोहन राय के साथियों के द्वारा बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? ये भी डेट वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन बनाएगा, तो प्लीज याद रखना। 1836 में 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया, और यह राजा राम मोहन राय के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था साथी इसको बनाने का? तो बंग भाषा प्रकाशक सभा बनाने का उद्देश्य था जो भी सरकारी क्रियाकलाप हैं उनको, उनकी ये लोग समीक्षा करते थे, और उनके सुधार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रार्थना पत्र भेजते थे कि भाई इसमें आप लोग रिफॉर्म करिए। क्योंकि ये समय आप जानते हैं 1836 का अंग्रेजों का समय है साहब। ठीक है। तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है बंग भाषा प्रकाशक सभा। अच्छा काम था कि सरकार के कामों की समीक्षा करना। ठीक है। आजकल के सरकार के कामों की समीक्षा करके आप देखिए तो मुझे नहीं लगता कि आप बाहर घूम पाएंगे, आपको तुरंत पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। तो प्लीज सरकार का समीक्षा ना करिए, जो आपका काम है वो करिए। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत है तो ही सरकार के खिलाफ खड़ा होइए, बाकी फालतू की बात ना करिए, अपने काम से काम रखिए। भारत आज का यही है। ठीक है। बात करेंगे कि नो क्रीक जो मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व है साथी, इसका नाम है नो क्रीक। तो आप जानते हैं नो क्रीक यह साथी पड़ता है मेघालय में। भारत में आप देखेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनकी चर्चा हम आज ही की वीडियो में 18 के 18 कर दे रहे हैं। अब इसे रट लेना जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। जैसे एक एक चर्चा करते हैं। पहले देखेंगे कि नीलगिरी जो ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये 3 राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। सवाल सीधे पूछता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है या नहीं है, तो जवाब होगा यहाँ पे तीनों राज्यों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नंदा देवी तो उत्तराखंड में है, पता है ये साहब। ठीक है। नोकरेक ये आपका मेघालय में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी ऐसे लग रहा है तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है। फिर इसी तरह से सुंदरबन देखेंगे साहब पश्चिम बंगाल में, मानस देखेंगे असम में, ग्रेट निकोबार देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार में पड़ेगा। सिमलीपाल इसे याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। ठीक है। कच्छ का रण साथी यह जो है यह पड़ेगा आपका गुजरात में। तो इस तरह से यहाँ पे 9 याद रख लीजिए, और 9 जो है हम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। डिब्रू सैखोवा जो मंडल आरक्षित क्षेत्र कह रहा है कौन से राज्य में स्थित है? तो साहब डिब्रू सैखोवा जो मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहा है, जो कि असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ेगा? असम में पड़ेगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। ध्यान रखेंगे 9 यहाँ पे कर लेते हैं, और इसे पूरा आपको याद करना है, आज आपका ये पूरा होमवर्क है। ठीक है। जैसे बोल रहा है कि डिब्रू सैखोवा ये आपका असम में पड़ता है, दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्त्यमलाई साथी ये तमिलनाडु या केरल दोनों राज्यों में विस्तृत है। इसी तरह से अमरकंटक जिसे हम अचानक मार भी बोलते हैं, एमपी में पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शेषाचलम पहाड़ी ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो आप जानते हैं एमपी में है। ठीक है। तो ये 18 थे, आप लोग प्लीज इसको याद कर लेना, क्योंकि इनमें से पेपर में एक आपसे पूछा जा सकता है। अगला, कर साहब की भारत का पहला जो परमाणु विद्युत गृह है निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया था? तो परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, मतलब यहाँ परमाणु से विद्युत बनाए जाने की बात हो रही साहब। ठीक है।
तो यह साहब कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, बी हो जाएगा साहब सही जवाब। ठीक है, देखिएगा अब जानते हैं कि डॉक्टर होमी जी भाभा को हम लोग परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का जनक मानते हैं भारत में। तो ये सवाल अगर आपसे पूछे तो बताना डॉक्टर होमी जी भाभा को हम परमाणु ऊर्जा का जनक मानते हैं। इन्हीं के प्रयास से आप देखेंगे तो 1948 में हमारे यहाँ जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना की जाती है और 1954 में परमाणु ऊर्जा मंत्रालय साथी और ये मंत्रालय है और ये परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना साथी की जाती है 1954 में। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो 1969 में भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया। महाराष्ट्र के कहाँ पे, तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए किन किन तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो साथ ही यूरेनियम, थोरियम और भारी जल की आवश्यकता होती है, जैसे आप D2O के नाम से जानते हो साहब। ठीक है, तो ये भी सवाल पेपर में आ जाता है, कई बार पूछा भी जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथी बिग बैंग की थ्योरी। यह जो है आप जानते हैं, यह जो क्वेश्चन है साथी विश्व के भूगोल से है। करेक्ट किसके उद्भव की परिकल्पना करता है, तो बिग बैंग की थ्योरी साथी ये ब्रह्मांड के उद्भव से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, आपका सी होगा साहब राइट आंसर। देखिएगा इसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं। जॉर्ज लेमेथियर नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने 1927 में बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। आगे चल के आप देखेंगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है साथी फ्रेड होयल, इन्हीं के द्वारा 1949 में इसका नाम यानी महाविस्फोटक सिद्धांत को बिग बैंग के नाम से जाना गया। मतलब ये नाम इन्हीं ने दिया था, किसने दिया था, फ्रेड होयल ने दिया था। ठीक है, और यह सिद्धांत साथी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, जिसे आप लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से साथी जानते हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हो। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो साथ ही ये वेगनर के द्वारा बताया गया था कि वेगनर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये क्या था जरा सा देखना, एल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया कि देखो यार, जब पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, ऐसे ही पूरा पृथ्वी था, तो पृथ्वी पे दो पार्ट थे। एक जो पार्ट है साथी ये पूरी तरह से ऐसे भूखंड था। ठीक है, भूखंड है मतलब ये पूरा ठोस है, जैसे पृथ्वी हमारी है, भूमि है वैसे ही। और इसे हम लोग साथी क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं, पेंजिया बोलते हैं। और दूसरा पार्ट था साथी ये पानी का, और पानी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पैथालासा। ठीक है, ऐसा वेगनर साहब ने बताया था। ठीक है, कालांतर में इन्होंने क्या किया कि जो ये पेंजिया है ना, ये टूट गया दो पार्ट में। ठीक है, पेंजिया का क्या हो गया, दो पार्ट में विभाजन हो गया, यानी जो भूमि है वो दो पार्ट में टूट गया। और दो पार्टों में टूटने के बाद साथी जो एक पार्ट बना उत्तर का, उसे हम लोग बोले साथी लारेशिया। ठीक है, लारेशिया। और जो दक्षिण का पार्ट बना साथी, ये दक्षिण का पार्ट जो बना इसे हमने बोला गोंडवाना, गोंडवाना। ठीक है, आगे चल के साथी फिर से लारेशिया में भी टूट पड़ जाता है, यानी लारेशिया भी टूट जाता है। इसी तरह से गोंडवाना भी साथी टूट जाता है। और कहीं ना कहीं इसी गोंडवाना का पार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये ऐसे निकल के आगे बढ़ता है, आगे चल के समझाएंगे और अच्छे से। भारतीय प्रायद्वीप साथी इसी का पार्ट है। तो हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप का पार्ट है, यानी जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है साथी, वह जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, यानी गोंडवाना लैंड का हमारा पार्ट है भारतीय भूभाग। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ में अफ्रीका भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ध्यान रखेंगे। बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत भारी हम लोग का एग्जाम नहीं है, जितना जरूरी है उतना समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथी श्वेत वामन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत वामन कौन है, सब याद रखेंगे। श्वेत वामन ये होता है कि जब कोई तारा होता है उसका द्रव्यमान 1.5 ms से कम होता है। पूरी बात को समझिएगा, मैं एक लाइन में आपको समझाता हूँ। देखिएगा हमारी पृथ्वी, देखिए आकाश गंगा क्या होता है साहब, तारों का समूह होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि आप आकाश गंगा के बारे में क्या जानते हो, तो आप कहोगे सर ये कुछ और नहीं होता है, आकाश गंगा साहब ये होता है जहाँ पे हमारे तारे रहते हैं साहब। ठीक है, होता क्या है कि जब ये पूरा आकाश गंगा साथी घूर्णन करता है, तो घूर्णन करने के कारण यहाँ पे आकाश गंगा के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है साहब। और आप जानते हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें साहब, हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसे याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन हीलियम में साहब कन्वर्ट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, होता क्या है कि इसी प्रोसेस से निर्माण होता है किसका, तारे का। अब बहुत और बातें हैं लेकिन फिलहाल में इतना जानिएगा
कि इसी प्रक्रिया से तारे का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। होता क्या है, हमने तारा बना दिया है, लेकिन धीरे धीरे अभी भी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में साथ ही बदलता रहता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि तारे का जो केंद्र होता है वहां पे हाइड्रोजन साथी समाप्त हो जाता है। तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, जिस कारण से जो तारा होता है, उसे ध्यान रखिएगा, तारा संकुचित हो जाता है। कैसा हो जाता है? संकुचित हो जाता है, और संकुचित होकर के साथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हीलियम खत्म हो जा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो तारा संकुचित हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इस समय जो तारा बनता है इसी को हम रेड जेंट बोलते हैं, रक्तदानव बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा रक्तदानव क्या होता है, तो आप ये ऐसा बोलना कि वह तारा जिसमें हीलियम जो है वो लगभग खत्म हो चुका हो, और हीलियम खत्म होने की वजह से तारा कैसा हो चुका हो? संकुचित हो चुका हो। तो उस तारे को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तदानव बोलते हैं। रेड जेंट के नाम से साहब जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है साहब। रक्तदानों के अंदर आप पाओगे जो हीलियम है ना, हीलियम हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, तो हीलियम जो है साथी वो कन्वर्ट हो जाता है भारी धातु में। भारी धातु जैसे मान लीजिए कि कार्बन में कन्वर्ट होने लगता है, और जो भारी धातु हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, भारी धातु में साथी हीलियम कन्वर्ट होने लगता है, जिस कारण से तारे में विस्फोट होता है। ध्यान रखना पूरे प्रोसेस को। इसकी वजह से क्या होता है? तारे में विस्फोट हो जाता है। तारे में विस्फोट होता है। ठीक है, तारे में विस्फोट कब होगा? तो ये प्रोसेस याद रखना, जब तारे के अंदर हीलियम जो है वो भारी धातु में कन्वर्ट होने लगेगा, तो तारे में विस्फोट होगा, और इस विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। प्लीज राइट डाउन करेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे। इसी विस्फोट को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, अब समझना जरा सा ध्यान से, सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। इस विस्फोट पर 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगर इस विस्फोट में तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना है। 1.4 मास ऑफ सन, जिसे हम ms लिख देते हैं, और इसी ms को हम चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। ये भी नोट करेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या है? इसी ms को हम चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। तो जब भी किसी भी तारे का द्रव्यमान 1.4 चंद्रशेखर सीमा या सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 हो जाता है, तो इससे कम रहता है, इससे कम रहता है, तो उस तारे को हम श्वेत वामन कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत वामन कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया कि जब भी तारे का द्रव्यमान 1.4 ms मास ऑफ सन, जिसे आप चंद्रशेखर सीमा बोलते हो, इससे कम होगा, तो इसे हम बोलते हैं श्वेत वामन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? श्वेत वामन इसी को हम लोग बोलते हैं साहब। अब आप कहोगे सर अगर 1.4 ms से ज्यादा हो द्रव्यमान तब, तो साहब इसमें होता क्या है कि अगर कोई तारा है और उसका द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से ज्यादा हो जाता है, तो जो वहां की जो बाहरी, जो एक तारे का बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो निकल के भाग जाता है, और उसके अंदर, तारे के अंदर साहब सिर्फ न्यूट्रॉन बचा रहता है। क्या बचा रहता है? न्यूट्रॉन बचा रहता है। और इस प्रकार जो तारा बचता है उसे हम न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बोलते हैं। पल्सर तारा या न्यूट्रॉन तारा। अब आपको समझ में आ गया होगा पल्सर तारा है क्या, या इसे हम न्यूट्रॉन तारा बोलेंगे जब तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा होगा तो। क्लियर हो गया? ठीक है, समझेंगे इस बात को। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। एक बार और पढ़ना, एक बार वीडियो पॉज करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, श्याम बिबिर या कृष्ण बिबिर क्या होता है? तो देखेंगे सिमट गया तारा। ये बिल्कुल सही है साहब। ये क्या होता है? सिमटता कैसे है तारा? अभी तो हमने ऐसा सिमटना जैसा कोई कहानी देखा नहीं, देखेगा। जो साथ ही श्वेत वामन होता है ना, श्वेत वामन होता है, अगर मान लीजिए कोई तारा बना और वो श्वेत वामन तारा बन गया, तो श्वेत वामन तारा जो है साथी, ये ठंडा जब होगा, ठीक है, ठंडा होने के बाद यह काला वामन बन जाता है। कैसा? काला वामन, यानी ब्लैक ड्रॉफ्ट बन जाता है। काला वामन में साथी ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे काला वामन हो जाता है। आगे चल के आप देखेंगे कि ये तो श्वेत वामन आगे चल के काला वामन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई तारा है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, कृष्ण बिबर क्या होता है? मान लीजिए कि कोई तारा है साहब, ठीक है, और इसका जो मास है 1.4 यानी 1.4 मास ऑफ सन से ms से ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? ये जो तारा होगा इसका नाम बदल जाएगा, और यह साथी न्यूट्रॉन तारा के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रॉन तारा बोलेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा। यही न्यूट्रॉन तारा साथी धीरे धीरे समय के साथ
धीरे धीरे आप देखेंगे समय के साथ इसी न्यूट्रॉन तारे में आप पाओगे साहब कि इसका जो द्रव्यमान है वो संकुचित हो जाता है, यानी भारी द्रव्यमान। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, बहुत ज्यादा संकुचित हो जाता है, पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर आ जाता है साहब, ठीक है। और पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर आ जाता है, संकुचित होकर के एक पूरा ऐसे बिंदु बना लेता है। और ये बिंदु बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा घना होता है, इतना घना होता है साहब कि यहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। क्या, प्रकाश भी नहीं गुजरेगा, यहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। और इसी बिंदु को हम साथी ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, या कृष्ण विवर कह सकते हो, या ब्लैक होल भी कह सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। आजकल इसी के बारे में जानने की जानकारी जो है नासा के द्वारा किया जा रहा है। इसी को हम श्याम विवर, कृष्ण विवर या ब्लैक विवर कहते हैं। और इसका द्रव्यमान असीमित होता है, इसका घनत्व भी असीमित होता है, माने यहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। तो मेरे भाई याद रखेंगे ये सिमट गया तारा होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो सामुदायिक विकास आप जानते हैं सभी लोगों का विकास करने की शुरुआत की बात चर्चा हो रही थी। इस संदर्भ में उस समय नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया था साहब, ठीक है। तो जवाब होगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसका उद्देश्य क्या था, नेहरू जी ने ऐसा क्यों लॉन्च किया, क्योंकि जानते हैं देश जब आजाद हुआ उसके बाद लोग कैसे रहे होंगे आप समझ सकते हैं। जैसे आज के लोग तो आप देख ही रहे हैं कितने आडंबरपूर्ण लोग हैं कि हमारे यहाँ एमपी में आप पाओगे, मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो गई कफ सिरप से, किसी ने पुतला नहीं जलाया। लेकिन अभी बांग्लादेश में कोई एक हिंदू परेशान किया जाए तो सारे लोग जो है बांग्लादेश के पीएम का पुतला जला देते हैं। तो ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है साहब, है ना। ऐसी चीजें अभी भी हो रही हैं, पर इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय हैं। तो उस समय के भारतीय कैसे रहेंगे आप कल्पना कर सकते हो। पर फिर भी सरकार ने प्रयास करी कि एक समुदाय विकास कार्यक्रम लॉन्च किया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और यह सरकार 2 अक्टूबर 1952 में लॉन्च किया। इसके तहत समुदाय विकास कार्यक्रम के तहत सरकार ने एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया, एक कार्यक्रम की स्टार्ट करने की कोशिश करी साथी, जिसका नाम था सामुदायिक, इसका जो ये नाम था सर राष्ट्रीय प्रसार सेवा है। क्या, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, क्या नाम था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा एक कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किया। और इसके तहत इसने क्या किया, सरकार ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया कि यार देखो कोई नाम बिजनेस जैसा होता है उसे करो। आज जो है सरकार सिर्फ पोस्टर बना रही है, पर यहाँ पे सरकार ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, ठीक है। पर किसी कारणवश जनता इसमें शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि जनता को तो आज भी रेल में ज्यादा मजा आता है, रेल देखने में मजा आता है। कोई भी नहीं चाहता जानना कि सरकार ने संशोधन अगर किसी भी बिल में किया है, किसी भी अधिनियम में अगर सरकार ने संशोधन किया तो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है। भले दिन भर रील स्क्रॉल करेंगे पर बिल नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ही जब ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा चला तो जनता ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जगाया। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो कि 1952 में सरकार ने लॉन्च किया, ये पूरी तरह से साहब फ्लॉप हो चुका, खराब हो चुका, बंद हो चुका, ठीक है। ज्यादातर रीजन क्या था, क्योंकि इसमें लोगों की सहभागिता नहीं थी। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब ये खत्म हो गया तो सरकार को लगा यार अब क्या किया जाए, जनता को तो कुछ ना कुछ करना है। तो इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई पंचायती राज पर 1956 में, जिसका नाम था साथी बलवंत राय मेहता समिति। और इससे पूछा कि अब मुझे तुम बताओ जनता को कैसे राजनीति में लाया जाए और जनता की सहायता कैसे की जाए, ठीक है। तो साहब याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1952 समुदाय विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया। इसके तहत राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य था आर्थिक, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रति जनता की रुचि को, इंटरेस्ट को बढ़ाना है, लेकिन जन की सहभागिता नहीं थी, जिस कारण से ये वाला काम नहीं किया, ठीक है। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को रखा ताकि आगे चल के ये क्वेश्चन दिक्कत पैदा ना करे। जैसे पंचायती राज पर आप देखेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया, और ये कमेटी सरकार ने 1956 में बनाया। और इनसे कहा कि भाई यही बताओ जो हमने ये कार्यक्रम लॉन्च किया था ना, कार्यक्रम जो हमने लॉन्च किया वो कार्यक्रम फेल क्यों हो गया, आखिर में लोगों ने इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं जगाई। तो समिति ने अपनी बात रखी। 1957 में बलवंत राय मेहता ने बताया कि यार क्या क्या वजह थी, और इन्होंने सबसे पहले साथी पंचायती स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की बात करी, यानी 3 स्तर पर पंचायत बनाने की बात करी। गांव स्तर पर साथ ही इन्होंने कहा कि एक ग्राम पंचायत बनाइए जहां पे प्रधान को पूरा पावर दीजिए, ठीक है। फिर जिला स्तर पर इन्होंने बताया साथी, फिर जनपद स्तर पर भी, यहाँ पे मतलब ब्लॉक स्तर पे और जनपद स्तर पे, आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे।
यहाँ पे 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था इन्होंने करी, कहीं-कहीं 4 स्तरीय पंचायत भी है, जैसे बंगाल में है, ठीक है? और इसी को ही इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा कि लोकतांत्रिक माने लोगों में पावर का विकेंद्रीकरण करना है, यानी पावर का जो है साथी वो सेपरेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ध्यान रखिएगा 1957 बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर बना हुआ पहला समिति। आपसे सवाल ये कहेगा एग्जामिनर कि भैया ये बताओ कि पंचायती राज पर पहली समिति कौन सी बनी थी पंचायती राज प्रणाली को लेकर के? तो जवाब होगा ये। आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? तो आपका जवाब होगा ये, ठीक है? अगला सवाल, नायक कमेटी बनी थी आगे साथी, जो हमारे लघु उद्योग है ना उनसे रिलेटेड है नायक समिति, इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा और कोई इसमें वो नहीं है। ऐसे ही एक और कमेटी है आबिद हुसैन समिति, ये जो है लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के विकास को लेकर के है। इन दोनों कमेटी का नाम आप याद रखना, डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। चर्चा में साहब रहता है डीएमईओ ऑफिस, क्या है आखिर में? विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, डीएमईओ इसको बोलते हैं साहब, ठीक है? तो ये डेवलपमेंट करेगा, ठीक है? और यह साथ ही याद रखेंगे कि यह एक प्रकार का निकाय है जो कि नीति आयोग का ही निकाय है। इसकी स्थापना को लेकर के 18 सितंबर 2015 में मोदी जी के द्वारा, जानते हैं सब प्लानिंग के द्वारा किया गया, तो पहला हो जाएगा ये। तो मोदी जी ने इसको बनाया साथ ही डीएमईओ कार्यालय। आपको ध्यान रखना है ये कार्यालय किसके तहत काम, किससे संबंध है? तो साहब ये नीति आयोग से संबंध है। 18 सितंबर 2015 को कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय के द्वारा इसका गठन किया गया। जो इकोनॉमी प्लानिंग होता है साथ ही आर्थिक नियोजन वह समवर्ती सूची का विषय होता है, संघ सूची राज्य सूची का विषय नहीं होता है। आपसे पेपर में कहेगा कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आपका जवाब होगा साहब ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है? अगला सवाल है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, काफी आसान सा सवाल है, आप जानते हैं श्री अरविंद पनगड़िया साहब हैं। पहला हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था क्या? नीति आयोग, जिसका नाम है साथी क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पूरा नाम याद रखिएगा, पेपर में सीधे आपसे पूछ सकता है। प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया है, जबकि 1 मई 2022 से सुमन बेरी जो है साथी इसके उपाध्यक्ष है, ठीक है? अगला सवाल है, जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, इसकी मुख गुहा में एक संरचना, जीभ जो होता है साथी वो हमारी मुख गुहा से एक संरचना द्वारा, ऐसे आप जीभ खोलिएगा तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए ये जीभ है, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है? फिर आपका ये जीभ ऐसे घाटी के अंदर बन जाएगा, ठीक है? ये आपका लबर लबर करने वाला जीभ है जो बहुत बोलता है, काम कम करता है, ठीक है? ये आपकी जीभ है मान लीजिए। अरे ऊपर करके देखिए, हाथ से टच करके देखिएगा, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? तो जिससे कनेक्ट रहता है ना उसको हम लोग फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। ये तो साथी लार ग्रंथियां हैं, अधोजीवा, अधोमैक्सिला, ये आपका लार ग्रंथियां हैं, ठीक है? लार ग्रंथि हैं, जबकि स्वाद कलिका ये जीभ के ऊपर होता है। जवाब होगा आपका फ्रेनुलम, यही बोलते हैं साहब, ठीक है? थोड़ा सा समझेंगे जीभ के बारे में, थोड़ा समझिएगा। तालु क्या होता है? तो तालु आप देखेंगे थोड़ा सा, जैसे जीभ जिसके ऊपर टकरा रहा है उससे थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो वहां पे साथी तालु बना रहता है, ठीक है? मुख गुहा और नासा गुहा को अलग करता है। अंदर है तालु, है ओजीवी के ऊपर नहीं, थोड़ा सा अंदर जाइएगा। यूला आप देखेंगे ऐसे लटका हुआ होगा वी आकार का, ठीक है? गले में आप ऐसे अंदर ताकिएगा, जिसको लोग गाँव में लोग क्या बोलते हैं? घाटी, घाटी बोलते हैं। घाटिया महत्वा कर देवा का मतलब कि घाटी बोलते हैं ना गाँव में, ठीक है? जैसे अभी हमारी भाभी साहब के मतलब जो हमारा भतीजा है वो कुछ खा लिया था ऐसा, तो उसके मुख में हाथ डाल के निकाली, तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि उसके घाटिया पे हथवा डाल के हमने निकाल लिया उस चीज को। तो वो चीजें होती है साहब, है ना? बहुत अंदर से होता है ना, तो याद रखेंगे इसको हम लोग साथ ही यूला बोलते हैं, ये बी आकार का होता है, ठीक है? फ्रेनुलम क्या होता है? वो तो आपने देखा, जीभ और मुख गुहा से कनेक्ट करते हैं। स्वाद टेस्ट बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा स्वाद कौन सा होता है, ठीक है? अगला, लगे हाथों बता दीजिए कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ये बात जानते हैं ना, एक बार पेपर में था कितनी लार ग्रंथियां, जोड़ी से हटा दिया था, लोगों ने 3 मार दिया था, ऑप्शन में 6 था। तो जोड़ी का मतलब हो गया कि भाई 2-2 करके, पेयर करके अगर पूछेगा तब तो 3 है, और अलग से पूछ लेगा तब तो 6 हो जाएगा। 6 लार ग्रंथियां हैं टोटल, है ना? तो जोड़ी को याद रखिएगा, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, सब ध्यान रखेंगे। बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है? कौन-कौन सी हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां? पहले को हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जिसे अधोजीवा बोलते हैं। यह जो है हमारे जीभ के दोनों साइड में होता है। जीभिया इधर-उधर टकराइए, जिस दीवार से टकराएगा उसी दीवार को हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि बार्थलिन नलिका या रिविंस नलिका के द्वारा खुलता है। छोटी-छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं।
इस ग्लैंड्स का काम हो, फंक्शन क्या होता है, चिंता करने की विषय नहीं है, हमारे पेपर में नहीं आएगा। हाँ, पीसीएस वगैरह में कभी नहीं पूछा यार कि इनका फंक्शंस बताओ, ठीक है। अधोमैक्सिलर जो हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होता है, एसएससी में पूछता है इनका वर्क, तो यहाँ तो नहीं पूछेगा ना। तो यह जो है साथी हमारी जो मध्य मैक्सिला अस्थियां होती हैं, इनकी दोनों तरफ सतह स्थित होती हैं और ये व्हेटन नलिका के द्वारा खुलता है। आगे चल के इस पर चर्चा होगी। एक होता है साथी पैरोटिड ग्लैंड्स, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कान के जस्ट नीचे खूब बड़का बड़का पाया जाता है, ठीक है। दोनों कान के नीचे एक एक पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अधोहुम या फिर पैरोटिड ग्लैंड। तो आपसे सीधे पूछेगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताओ, तो जवाब होगा आपका पैरोटिड ग्लैंड्स, अधोहुम के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन लार के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही होगा। तो लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम टाइलिन और लाइसोजाइम भी बोलते हैं साहब, ठीक है, पाया जाता है। लाइसोजाइम साथी जो हमारे जो छोटे छोटे जो फंक्स वगैरह अगर भोजन के द्वारा पेट में जाते हैं तो लाइसोजाइम क्या करता है, उनको मार देता है, इसलिए ये निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। पाचन एंजाइम भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टाइलिन स्टार्च का, टाइलिन जो होता है साथी वो स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है और ये हमारे लार में ही पाया जाता है। ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। प्रश्न का जवाब होगा आपका सी, राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्लाइबा, तो लार का स्त्रावण, जितने भी हमारी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो सब लार का स्त्रावण करती हैं, जिसमें 99% पानी होता है और 1% पाचक एंजाइम। तो लार में दो पाचक एंजाइम होते हैं, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम, प्लीज इनका नाम याद रखना है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है, जो हमारे स्टार्च होते हैं जिसे आप लोग मंड बोलते हो, उसे जो है माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। लार का पीएच सामान्यतः 6.8 होता है, लेकिन ये खाने के साथ बदलता रहता है और प्रतिदिन हम लोग देखें तो 5 से 0.5 से लेकर के 2 लीटर तक प्रतिदिन हम लोग जो है वो लार का स्त्रावण करते हैं। ये भी थोड़ा पॉइंट साथ ही ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब आने वाले 5 सवाल करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोमती पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की गई है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्टार्टिंग कब किया गया है दोस्तों। तो गोमती पुनर्जीवन मिशन ये 11 अक्टूबर 2025 को माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया। इन्होंने कहा कि जो गोमती नदी है साहब, ठीक है, जिसके किनारे लखनऊ स्थित है, इस गोमती नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। काफी कचरा वगैरह हो गया है तो उसको साफ चिकन किया जाएगा साहब, और इसके लिए इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया। इसी तरह से काउ टूरिज्म योजना, ये भी 15 अक्टूबर 2015 को सरकार ने लॉन्च किया है। इन्होंने कहा कि जो ये गौशाले बनाए जाएंगे ना, जैसे ऊपर हम लोगों ने कान्हा गौशाला पढ़ा है, इन्होंने कहा कि इन गौशालों को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे धीरे धीरे, ताकि गौशाले में जो लोग पहुंचे वो पैसा उनको मिलता रहे और गौशाला बढ़िया चलता रहे। इसके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी गौशाले हैं ना, उनको जो है उसमें एचडी क्वालिटी का बढ़िया चिकन मुक्कन उसको करवाएंगे, उसको पर्यटक बनाएंगे ताकि लोग हमारे यहाँ गौशाला देखने जाएं। और सुनिए, यहाँ के जो गोबर वगैरह होंगे उससे इन्होंने कहा है कि गाय का जो मड होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, दीपक वगैरह बनाएंगे ताकि आगे चल के काम करें। पर योगी जी का सोचना बहुत सही है, पर जमीनी स्तर पर लाने के लिए बीच में लुटेरे खड़े हैं, जो लुटेरे इसको लूट लेंगे सारा पैसा और ये गांव स्तर तक नहीं जाएगा, बल्कि क्या ही होगा भगवान जाने, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गोमती पुनर्जीवन मिशन, इसको लॉन्च किया सरकार ने 11 अक्टूबर 2025 को। पीलीभीत से लेकर के गाजीपुर तक गोमती नदी बेसिन को साफ किया जाएगा साथी गोमती पुनर्जीवन मिशन के तहत। आपको ये डेट याद रखना है, बहुत अंदर गया तो पीलीभीत से गाजीपुर लोकेशन आपसे पूछ सकता है, बी केयरफुल, है ना। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस का विभाग है आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, सीआईडी के कहने पर साथी इसका गठन किया गया था और इस समय ये उत्तर प्रदेश सरकार में एक ब्यूरो की तरह काम करता है, ठीक है। इसका गठन 1970 में किया गया था, 1970 में सीआईडी के कहने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। इस समय चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में इसने एक मिशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन शिकंजा, और इसके तहत यह जो है साथी 9 अक्टूबर 2015 को चलाया गया। ऑपरेशन शिकंजा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से जो उसका आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ है, ये जो है जितने भगौड़े लोग हैं, मतलब जो लंबे समय से पैसा ले लिए हैं सर और पैसा दे नहीं रहे हैं, उनसे जो है साथी वसूली करने के लिए, ताकि वो लोग पैसा दें, उसके लिए ये लॉन्च किया गया ऑपरेशन शिकंजा, और ये जो है चलाया गया था, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में हिंगोट युद्ध महोत्सव लॉन्च किया गया है, मतलब ये मनाया गया, और ये साथी एमपी के द्वारा मध्य प्रदेश में इसे मनाया गया था। 17वीं सदी में आप जानते हैं जब मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा था, मुगल और मराठा के संघर्ष की यादगार में हिंगोट युद्ध मनाया जाता है साहब, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मनाया गया है। हमारे लिए ये जरूरी है कि हिंगोट उत्सव कहाँ मनाया गया, हमसे बहुत ज्यादा पूछेगा तो एमपी में मनाया गया साहब, ठीक है। अगला,
हाल ही में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया है और कहा जा रहा है कि साहब कि ये भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये 2025 में ही आयोजन हुआ है, इसको याद रखेंगे। नई दिल्ली में साहब इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में, वही मंडपम, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथ ही आप जानते हैं हाल ही में भारत और इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस मनाया गया 30 से 31 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय चावल की जो निर्यातक संघ है IREF, इनके द्वारा किया गया। आपको बता दें 2024-25 में भारत में तकरीबन 12.95 अरब डॉलर का चावल का निर्यात किया और इस तरह से निर्यात करने वाला भारत जो है पहला देश है। चावल का इस तरह से निर्यात करने वाला भारत पहला देश है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अप टू डेट लगे होंगे, नवीन परीक्षा प्रणाली के आधार लगे होंगे। कैसा रहा सेशन, कमेंट सभी लोग जरूर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे साथ ही भारत और यूके की सेनाओं के बीच में किया गया है, यूनाइटेड किंगडम की सेना के बीच में अभ्यास कोंकण, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे थोड़ा सा, ये और कब हुआ है, तो 5 से 9 अक्टूबर 2025 के मध्य हुआ है, इसका आयोजन किया गया, भारत और यूके के बीच में किया गया है, और यह एक साथ ही नौसेना अभ्यास है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, वंदे मातरम, जय हिंद।